अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट सेज दैट सपोज यू स्टैंड ऑन ए स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट, विल योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज। ये कहता है कि सपोज करते हैं कि एक झूला है, उस झूले पे आप खड़े हैं, बजाय इसके कि आप उस पे बैठे हैं, आप उस पे खड़े हैं। तो आपके खड़े होने के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है, क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यानी जब आप खड़े हैं झूले पे, तो खड़े होने के साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। वो कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। दोस्तों हमें पता है कि टाइम पीरियड की इक्वेशन जो है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इस इक्वेशन के मुताबिक द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ। अगर एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ टाइम पीरियड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब यह है कि लेंथ की इंक्रीज या डिक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। डिपेंड कर रहा है कि लेंथ इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है, इट इज इक्वल टू 1 ओवर t, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो दोस्तों अगर टाइम पीरियड लेंथ की डिक्रीज होने से कम हो रहा है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। अब दोस्तों यहाँ पे इस पेंडुलम में जो हम L लेते हैं यानी लेंथ लेते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर द सेंटर ऑफ दिस बॉब, यानी जो भी हम ऑसिलेटरी मोशन लेते हैं लाइक ए पेंडुलम, तो लेंथ हम कंसीडर करेंगे टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो यहाँ पे बॉब की सूरत में सेंटर ऑफ मास जो है, ये इसका सेंटर है। तो लिहाजा हम लेंथ लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोस्तों हमें पता है कि इंसान जो है, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है, वो उसका नेवल है, यानी नाप जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो जब हम स्विंग पे यानी झूले पे बैठे होते हैं, तो हमारा नाप जो है यानी सेंटर ऑफ मास जो है, वो नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप बैठे हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो ये है। तो लेंथ इस सूरत में हम कंसीडर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंसीडर करेंगे। और अगर आप खड़े हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो ये है। तो लेंथ जब हम कंसीडर करेंगे वो इस पॉइंट से कंसीडर करेंगे इस पॉइंट तक। तो मतलब यह है कि जब आप स्विंग पे खड़े हैं, तो इस सूरत में जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो जब लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट L। तो जब t डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो लिहाजा इस सूरत में हम कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो झूले पे खड़ा है इंस्टेड ऑफ सेटिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है इट विल बी इंक्रीज। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं एक्सप्लेन कराता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 says that explain the difference between the speed of a transverse waves traveling along chord and the speed of tiny colored part of the chord। ये कह रहा है कि लेट सपोज एक कॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि एक स्ट्रिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। इसमें हम वेव्स प्रोड्यूस कराते हैं और हम यूँ करते हैं कि इसका एक पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट जो है, उसको हम कलर कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर कराया है। तो जब हम इस कार्ड को
oscillate कराते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन। तो हमें कहते हैं कि उस वेव्स की स्पीड में और इस पार्ट की स्पीड में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ वन ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल ये एक वन ऑसिलेशन है। इस वन ऑसिलेशन में अगर मैं उस पार्ट को कंसीडर करूँ, ये पार्ट, इस पार्ट की डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये इसका मेन पोजीशन है, ये है। तो जब ये इस मेन पोजीशन से इस पॉइंट तक आएगा तो एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि वो डिस्टेंस जो है वो ए है। तो जब ये पार्ट इस पॉइंट से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो फिर भी वो जो डिस्टेंस तय करेगा इट विल बी इक्वल टू ए। इसके बाद ये पार्ट इस साइड पे आएगा तो फिर भी इस सूरत में डिस्टेंस जो होगी इट विल बी इक्वल टू ए। और उसके बाद अगेन जब वो मेन पोजीशन पे आएगा तो फिर इस सूरत में डिस्टेंस होगी ए। तो मतलब यह है कि एक ऑसिलेशन में ये पार्ट जो डिस्टेंस तय करता है इट इज इक्वल टू 4a। तो ये तो इस पार्ट का हो गया। दूसरी बात यह कि जब वेव ट्रेवल करता है अलोंग दिस कॉर्ड, उसकी डायरेक्शन यह है। तो हमें पता है कि वन ऑसिलेशन में वेव जो डिस्टेंस तय करती है वो लैम्डा के बराबर होती है। तो मैं स्पीड को फाइंड आउट करता हूं इस पार्ट की और वेव की। तो दोस्तों हमें पता है कि स्पीड जो है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम। अब अगर मैं इस रेड स्पॉट, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस रेड स्पॉट की स्पीड को फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके लिए डिस्टेंस जो है वो 4a है। तो 4a मैं लिखता हूँ और वन ऑसिलेशन में जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो v इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई t। और दोस्तों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि 4a इंटू 1/t। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि v जो है दिस इज इक्वल टू 4a और 1/t की जगह मैं लिखता हूँ f यानी फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा स्पीड ऑफ द रेड स्पॉट जो है उसको हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एम्पलीट्यूड का पता हो और फ्रीक्वेंसी का पता हो। इसके बरअक्स अगर मैं वेव की स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करूँगा कि v जो है दिस इज इक्वल टू s/t। यहाँ पे वेव्स की सूरत में वेव जब ट्रेवल करते हैं और वन ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस तय करती है वो लैम्डा के बराबर होती है। तो लिहाजा इस की जगह मैं लिखता हूँ लैम्डा और टाइम जो है वो टाइम पीरियड है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई t। यहाँ पे भी मैं 1/t की जगह मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो v जो है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा और f। तो वेव की जो स्पीड है उसको मैं इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ और रेड स्पॉट की स्पीड को इस इक्वेशन से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 says that why waves refract at the boundary of shallow and deep water। ये कहता है कि वेव्स जब शेलो वाटर से डीप वाटर में ट्रेवल करते हैं या डीप वाटर से शेल्फ वाटर में ट्रेवल करते हैं तो रिफ्रैक्ट क्यों होते हैं। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक ट्रे है, जैसे कि रिपल टैंक में ट्रे होती है, उसमें शेलो वाटर भी है और डीप वाटर भी है। ये मैं कंसीडर करता हूँ कि ये डीप वाटर है और ये शेलो वाटर है। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स की टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कराया था कि जब वेव्स शेलो वाटर से डीप वाटर में एंटर होते हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। तो जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसके साथ उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। तो इस चेंज ऑफ स्पीड को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि लेट सपोज एक शेलो वाटर है
اور ایک ڈیپ واٹر ہے، اس کے درمیان باؤنڈری کچھ اینگل بنا رہے ہیں. میں سپوز کرتا ہوں کہ یہ اس سائڈ پہ شیلو واٹر ہے اور اس سائڈ پہ ڈیپ واٹر ہے، تو یہ اس کا نارمل ہے اس باؤنڈری کا. اگر ویوز جو ہے شیلو واٹر سے ڈیپ واٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ اٹ ول میک سم اینگل ود دا نارمل. تو جب انٹر ہوں گے تو یہ ویو جو ہے اٹ ول بی بینڈ ٹوور دی نارمل، اور اس فینامینا کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں. تو مین ریزن یہ ہے کہ جب واٹر فار ایگزامپل شیلف واٹر سے ڈیپ واٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کی ویو لینتھ چینج ہوتی ہے، اس لیے کہ ڈیپ واٹر میں نمبر آف پارٹیکلز زیادہ ہوتے ہیں. تو جب نمبر آف پارٹیکلز زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ پارٹیکلز کو انرجی ملتی ہے، اور جب زیادہ پارٹیکلز کو انرجی ملے گی تو زیادہ پارٹیکلز اسیلیٹ کریں گے. تو جب زیادہ پارٹیکل اسیلیٹ کریں گے تو ویو کی ویو لینتھ ہمارے پاس زیادہ ہوگی. اور شیلو واٹر میں چونکہ پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو نمبر آف پارٹیکلز کم ہوتے ہیں. تو جب نمبر آف پارٹیکلز کم ہوتے ہیں تو کم پارٹیکل اسیلیٹ کرتے ہیں. تو جب کم پارٹیکلز اسیلیٹ کریں گے تو جو ویو بنے گی اس کی ویو لینتھ کم ہوگی. تو جب ویو لینتھ کم ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ وی جو ہے دس از اکول ٹو ایف لیمڈا. اگر ویو لینتھ کم ہے تو سپیڈ کم ہے، اگر ویو لینتھ زیادہ ہے تو سپیڈ زیادہ ہے. تو ڈیپ واٹر میں ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کوشچن نمبر 9 کو. Question number 9 says that what is the effect on diffraction if the opening is made small؟ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک اوپننگ کو اسمال کرا دیں تو ڈیفریکشن پہ کیا افیکٹ پڑیں گے. تو دوستو ہمیں پتہ ہے ڈیفینیشن آف ڈیفریکشن کا کہ ڈیفریکشن از دی سلائٹ بینڈنگ آف اے ویو ایز اٹ پاسز اراؤنڈ دی ایجز آف دی آبسٹیکل. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آبسٹیکل ہے، لیٹ سپوز یہ ایک آبسٹیکل ہے اور اس آبسٹیکل میں ایک اسمال اوپننگ ہے. تو جب ویوز اس آبسٹیکل میں سے یا اس اوپننگ میں سے گزرتی ہیں تو سلائٹلی بینڈ ہو جاتی ہے، اور یہ بینڈنگ اس وقت زیادہ پاسبل ہوتا ہے جب اس اوپننگ کی لینتھ اور کمنگ ویوز کی ویو لینتھ تقریباً کمپیریبل ہو. اور اگر یہ اوپننگ بہت زیادہ ہے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ اوپننگ ہے اور ان کمنگ ویوز کی ویو لینتھ جو ہے وہ اس اوپننگ سے کم ہے، تو بینڈنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ پاس ہوں گے، تو بینڈنگ یہاں نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب ہم اس اوپننگ کو جتنا کم کریں گے اتنی ہی بینڈنگ فینامینا زیادہ ہوگی، زیادہ جو ہے ویوز بینڈ ہوں گے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اوپننگ کو کم کرتے ہیں یعنی اس کی لینتھ کو کم کرتے ہیں تو بینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس سچویشن میں جہاں پہ اوپننگ زیادہ ہو. تو اوپننگ کے کم ہونے سے بینڈنگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. So this is something about the conceptual questions from question number 6 to question number 9. Thank you.